हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज का विषय है हमारा दोस्तों नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज 2024 किन किन व्यक्तियों को किस किस क्षेत्र में मिला है, इन सारी बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ ही साथ भारत में पहले ऐसे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया, किन क्षेत्र में उन लोगों ने जो पुरस्कार प्राप्त किया था। इसके साथ साथ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन कौन से हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है, ऐसे कौन से व्यक्ति है जिन्होंने 2 बार इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। ये सारी बातें हम आज यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आज की क्लास केवल यहाँ तक, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो प्रश्न बने यहाँ तक सीमित नहीं रखेंगे। इसके साथ साथ जिस व्यक्ति के नाम से यह पुरस्कार वितरित किया जाता है उनके बारे में भी थोड़ा यहाँ पर पढ़ेंगे। यकीन मानो दोस्तों, इनकी अगर आप कहानी सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, नोबेल प्राइज जो है शुरू हुआ, इसके पीछे कितनी बड़ी अच्छी स्टोरी है इस व्यक्ति की, जिनका नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इनकी थोड़ी सी कहानी समझेंगे, देन जो है हमारे 2024 में जिन जिन व्यक्तियों को जो जो पुरस्कार मिले हैं उन पर बात करेंगे। दोस्तों छोटी सी कहानी है, समझना। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इनके पिताजी का नाम था इमेनुअल नोबेल। दोस्तों मूल रूप से यह स्वीडन से थे। कहाँ से आप जानते हो दोस्तों इनके बारे में? वैसे तो आपको सारी जानकारी पता ही है। ये कहाँ से है? स्वीडन से। ठीक है, ये है स्वीडन, और स्वीडन में इनका हुआ था जन्म। अब इनका अगर इनके जन्म की बात करूंगा दोस्तों, तो ये 21 अक्टूबर 1833 में इनका हुआ था दोस्तों जन्म। और अगर मैं इनकी मृत्यु की बात करूंगा तो मृत्यु हुई थी इनकी दोस्तों 10 दिसंबर 1896। दोनों डेट याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनेगा, लेकिन थोड़ी सी कहानी समझना दोस्तों। इमेनुअल नोबेल के घर इनका हुआ था जन्म। इनके पिताजी का नाम था इमेनुअल नोबेल। मुख्य रूप से वो एक व्यापारी थे, और जो जैसे फर्नीचर बनाना, हथियार बनाना, छोटे बड़े, इनमें इनमें वो जो क्या करते थे, काम करते थे इनके पिताजी। लेकिन थोड़ी सी कहानी आप समझना दोस्तों, यहाँ पर जो इनके पिताजी थे, इनकी संतान थी 8। टोटल इमेनुअल नोबेल और ये कितने भाई बहन थे दोस्तों? 8। और एक इनके माता पिता दोनों, तो यहाँ पर पूरे एक परिवार में 10 सदस्य थे। और 10 सदस्यों का पेट भरना इनके पिताजी के लिए उस समय संभव नहीं हो पा रहा था स्वीडन में। इसलिए इनके पिताजी जो है काम काज ढूंढने के लिए रूस चले जाते हैं। जब वो रूस पहुंचते हैं तो रूस में उनका जो है थोड़ा बहुत सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि रूस में उस समय जो है एक युद्ध चल रहा होता है दोस्तों, क्रीमिया का युद्ध। कौन सा? क्रीमिया का। थोड़ा सा ये भी देख लो, ये युद्ध है दोस्तों क्रीमिया का। और ये क्रीमिया का युद्ध जो है ये कब से कब तक चल रहा था? ये चला था, ये भी आप फैक्ट याद रख लेना, 1853 से लेके 1856 तक। जब क्रीमिया का युद्ध चल रहा था तो आप जानते हो दोस्तों, युद्ध में हथियारों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर रूस एक साइड था, और रूस के विपरीत में फ्रांस, ब्रिटेन और ये सारे देश थे क्रीमिया के युद्ध में। तो दोस्तों जब रूस को हथियारों की आवश्यकता पड़ रही थी, तो ऐसे में हथियार बनाने वाले लोगों की वहां पर कमी थी सही। तो इनके पिताजी जो है इमेनुअल नोबेल, वो क्या करते थे दोस्तों, हथियार और इन काम था वो उनको अच्छे से आता था। तो यहाँ पर उनको कहीं अच्छे से क्या मिल गया? रोजगार मिल गया, और वो अपना काम अच्छे से चला रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया था, अपनी फैमिली को बुला लिया, अपनी फैमिली को रूस बुला लिया। उनके जो जितने भी बच्चे थे, बीवी थे, ये सब कहाँ आ गए दोस्तों? रूस आ गए। जिसमें इमेनुअल नोबेल ने जब इन सबको बुलाया, तो हमारे जो ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल है, ये भी जो है अपने पिताजी के पास पहुंचे। उस समय इनकी आयु थी दोस्तों 16 वर्ष। ठीक है, लेकिन जब क्रीमिया का युद्ध धीरे 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 समाप्त होने लगा, 1856 तक आते आते क्रीमिया का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, रुक चुका था। तो ऐसी स्थिति में फिर से हथियारों का काम क्या हो गया था दोस्तों? ठप पड़ने लगा था। मतलब हथियार बनना कम हो गए थे। और इनके पिताजी जो है इमेनुअल नोबेल, उनकी स्थिति वापस धीरे 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 डाउन होने लगी थी। तब तक नोबेल और ये जो है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, ये भी बड़े थे। और ये जब आए तो इन्होंने अपने पिताजी की स्थिति देखी कि हाँ, अब स्थिति, पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो इन्होंने भी उनकी मदद करना शुरू किया। लेकिन ये दोस्तों मूल रूप से केमिकल में इन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी थी, केमिस्ट थे ये। तो इनका जो है थोड़ा सा दिलचस्पी किसमें था? केमिकल्स में। तो इन्होंने दोस्तों फिर थोड़े समय तक अपने पिताजी के काम में मदद करवाई इन्होंने। लेकिन फिर बाद में खुद का इन्होंने एक धंधा शुरू किया, एक फैक्ट्री शुरू की, जो फैक्ट्री थी नाइट्रोग्लिसरीन की। नाइट्रोग्लिसरीन की इन्होंने क्या की दोस्तों? एक फैक्ट्री शुरू की। अब इस फैक्ट्री में इन्होंने अच्छे से काम किया, सारी चीज़ें सेटल सेटल की। अपने दोस्त यार जो भी थे, इन्होंने जो जिन जिन पर ये भरोसा करते थे, उन लोगों को अच्छे से वहाँ पर सेटल किया। उन लोगों की मदद से इन्होंने काम शुरू किया।
नाइट्रोग्लिसरीन एक चिपचिपा पदार्थ रहता है दोस्तों। कुछ समय तक इनकी जो है फैक्ट्री अच्छे से चली, लेकिन फिर क्या हो जाता है दोस्तों, इसमें आग लग जाती है। अब आग लगने से ये तो बच जाते हैं, लेकिन इनके भाई और जो इनके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण दोस्त थे जिन्होंने इनकी बहुत हेल्प करी थी, वो सारे उस फैक्ट्री में क्या हो जाते हैं दोस्तों, जल जाते हैं और फैक्ट्री भी पूरी तरीके से क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है। तो इनको एक झटका लगता है। ये घटना मैं बता रहा हूँ दोस्तों 1862 में। 1862 में इन्होंने ये फैक्ट्री खोल ली थी, लेकिन क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर फैक्ट्री में आग लग गई, पूरी तरीके से फैक्ट्री बर्बाद हो गई और इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। जबकि इनके जो साथ वाले जो भी इनके जो परिचित लोग थे, परिवार के जो लोग थे, वो सब दोस्तों इसमें क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब फिर से अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल के सामने बड़ी चुनौती आ गई और इन्होंने इस बात को भी मतलब थोड़ा समझा और फिर धीरे धीरे और जो है अपने काम में ध्यान देना शुरू किया। लेकिन 5-6 साल जरूर लग गए। 1867 तक आते आते इन्होंने फिर एक और खोज कर दी दोस्तों, डायनामाइट। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि डायनामाइट की खोज किसने की। तो 1867 तक इन्होंने 4-5 साल तो वेस्ट हो ही गए, मेहनत करी, रुका नहीं है आदमी कभी भी। इतनी सारी विपत्तियां आने के बावजूद भी इस व्यक्ति ने अपने कदम पीछे नहीं किए। 1860 तक आते आते इन्होंने एक और खोज की जिसका नाम है डायनामाइट, और डायनामाइट की खोज ने इन्हें बहुत सारी प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाया। ठीक है, तो जब डायनामाइट की खोज हो चुकी थी, तब तक इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी थी। अगर थोड़ा सा और पीछे जाओगे दोस्तों, थोड़ा सा समझोगे, तो जब इनके पिताजी रूस आए थे, उससे पहले वो स्वीडन में रहते थे। उस समय इनके पिताजी की स्थिति इतनी दयनीय थी कि अपने 8 बच्चे बच्चियों का ये पेट नहीं भर पा रहे थे। इवन इनके 4 भाई बहन तो उसी समय डेथ हो चुकी थी। जन्म के कुछ समय बाद ही इन्होंने अपने 4 भाई बहनों को खो दिया था। क्यों खो दिया था? क्योंकि दोस्तों छोटी मोटी बीमारियां होती रहती है, लेकिन पैसों के अभाव में, पैसे नहीं होने की वजह से डॉक्टर्स और ये अच्छा सा ट्रीटमेंट नहीं दे पाए। इस वजह से इन्होंने अपने छोटे छोटे भाई बहनों को उसी समय खो दिया था। फिर एक इनके जो भाई बचे थे, इन्होंने फैक्ट्री में जब आग लग गई थी ग्लिसरीन की, वहां पर खो दिया। इस प्रकार इनके जीवन में इन्होंने बहुत सारी चुनौतियां देखी। लेकिन जब इनके जीवन में सारी चीजें अच्छी होने लगी, डायनामाइट की खोज करी, सारी चीजें, प्रतिष्ठा, सम्मान सब मिल रहा था, लेकिन एक घटना होती दोस्तों 1888 में, 1888 की एक ऐसी घटना जिसने इनके पूरे जीवन को परिवर्तन कर दिया, इनके पूरे जीवन में। दोस्तों कैसे किया? ये क्या करते थे, अमूमन दोस्तों न्यूज़पेपर हम पढ़ते ही हैं, तो सुबह ये जब न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ रहे थे, तो उस न्यूज़पेपर में जब इन्होंने पेज पलटाया और देखा, उसमें लिखा हुआ था कि मौत के सौदागर की मौत, और नीचे इनका नाम लिखा हुआ था अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल, और इनके बारे में एक गलत सी टिप्पणी करी हुई थी। क्योंकि फैक्ट्री में बहुत सारे लोग मरे थे, फिर इन्होंने फिर से जो है चीज़ें बेहतर तरीके से करी, क्योंकि आलोचक हर जगह मिलेंगे। फिर इन्होंने डायनामाइट की खोज कर दी, तो और भी ज़्यादा परेशानियां लोगों को होने लगी। तो वहाँ लिखा हुआ था मौत के सौदागर की मौत। इन्होंने उसको पढ़ा और पढ़कर इनके मन में आया कि अगर मैं जिंदा हूँ, जीवित हूँ, उसके बावजूद मेरी इतनी सारी आलोचनाएं हो रही हैं कि मैं मौत का सौदागर हो चुका हूँ, तो ये बातें इनके मन में बहुत ज़्यादा घर कर जाती है। फिर दोस्तों ये क्या करते हैं, ये कुछ समय तक चिंतन करते हैं कि यदि मैं जीवित हूँ, उसके बावजूद ऐसा चलेगा, तो मेरे मरने के बाद तो बहुत ज़्यादा आलोचनाएं होने लगेगी। तो ये व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, एक प्लान करता है, अपनी मृत्यु से पहले एक वसीयतनामा तैयार करता है। वसीयतनामा ये कि आपकी जो संपत्ति है, इसका हकदार कौन होगा, आपकी संपत्ति कहाँ कहाँ है, आप किन किन को, अपने बेटे बेटियों, किसको वो संपत्ति देना चाहते हो, किसके नाम करना चाहते हो, ऐसा एक इन्होंने क्या किया, वसीयतनामा रेडी किया। उस वसीयतनामे में इन्होंने मेंशन किया कि जितनी भी मेरी संपत्ति है, इस संपत्ति में जितना भी 1 वर्ष में ब्याज बनेगा, वो ब्याज ऐसे व्यक्तियों को विश्व में दिया जाएगा जो व्यक्ति मानव कल्याण के क्षेत्र में काम करेंगे। अब मानव कल्याण के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र है दोस्तों? तो पहले प्रारंभिक रूप से तो 5 क्षेत्र थे, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में। तो ये 5 क्षेत्र थे। फिर बाद में इकोनॉमी का भी जो क्षेत्र है, इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो इन क्षेत्रों में जो जो व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, जिससे मानव का क्या हो दोस्तों, कल्याण हो, तो ऐसे लोगों को जो भी मेरी संपत्ति है, उससे मिलने वाला जो ब्याज रहेगा प्रति वर्ष का, वो दिया जाएगा। तो मानव कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए इन्होंने
इस पुरस्कार की क्या कर दी दोस्तों, स्थापना कर दी। फिर जब इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद ही पता चला कि इन्होंने जो है क्या किया। देखो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों कब, 1896 में, लेकिन इन्होंने 1895 में जो है यह रेडी कर दिया था। यह वसीयतनामा इन्होंने 1895 में लिखा, और जब इनकी मृत्यु हुई तो पता चला कि इन्होंने ये सारी बातें लिखी है कि इनकी संपत्ति जो है उसका जो ब्याज ब्याज रहेगा वो ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो मानव कल्याण के क्षेत्र में काम करेंगे। तो फिर दोस्तों यहाँ से शुरुआत होती है इस महान पुरस्कार की, जिसे हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं, और इन्हीं के नाम से यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। अब हुआ क्या, जब दोस्तों 1896 में इनकी मृत्यु हुई तो फिर एक नोबेल समिति का गठन हुआ। तो जब नोबेल समिति का गठन हुआ ना, आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो नोबेल समिति है इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था दोस्तों 1900 और 1901, 1901 में इस समिति का गठन हो चुका था, और 1901 से ही इन पुरस्कारों का वितरण किया जाना प्रारंभ हो चुका था। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी भी अपने पांव पीछे नहीं किए। अपने भाइयों को खोया, बचपन में अपने छोटे छोटे भाई बहनों को खोया, जिनको मतलब दवाई समय पर नहीं मिल पाई, इसी वजह से वो अपना जो है लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ऐसी सारी घटनाएं इस व्यक्ति ने देखी। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, अपने पिताजी की आर्थिक स्थिति जिसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई, यहाँ तक कि अपना मूल देश बदलना पड़ा, किसी अन्य देश में जाके काम करना पड़ा। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री जल गई। फिर थोड़ा आगे बढ़े, उस फैक्ट्री की फैक्ट्री में जब आग लगी तो अपने बड़े बड़े भाइयों को, जो अपने साथी जो थे, दोस्त थे, उन सबको खोया। फिर थोड़ा सही हुआ जीवन में तो लोग आलोचना करने लगे। तो ऐसे इतना कठिन जो है इनका जीवन निकला, और उसके बावजूद इस व्यक्ति ने कभी भी अपने पाँव पीछे नहीं किए। बहुत अच्छे से अपने जो लक्ष्य जो था, अपनी जो सारी चीज़ें थी, उसको बेहतर तरीके से यहाँ पर इन्होंने संचालित किया। तो इससे हमें यह प्रेरणा भी मिलती है दोस्तों कि भविष्य में हमारे साथ भी घटनाएं ऊपर नीचे होती है और हो जाएगी। कभी भी ऐसी स्थितियां बनती भी है तो हमें भी अपने पाँव पीछे नहीं करने, अपना जो है लक्ष्य हमेशा उसकी ओर अग्रसर रहना है, ताकि हम भी एक अच्छे मुकाम पर सही समय पर पहुंच जाए। क्योंकि दोस्तों जितने भी बड़े नाम हम सुनते हैं उनके पीछे की कहानी ऐसी ही रहती है, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कष्ट सहा हो, बहुत ज़्यादा उनके साथ तकलीफें रही होती है। इतनी आप सब बात जानते हो। तो दोस्तों आपकी एग्जाम में अब कहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे वो हम देख लेते हैं। ये हमने इनके बारे में सारा अच्छे से पढ़ा, क्योंकि दोस्तों क्या है, जिस पुरस्कार को हम वितरित कर रहे हैं, जिस पुरस्कार के बारे में हम पढ़ लेंगे 4 नाम 6 नाम, और एग्जाम में सही आंसर तक पहुंच भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इस व्यक्ति के बारे में जानना भी जरूरी था जिनके नाम से पुरस्कार वितरित किया जाता है। चलो यहाँ पर मैंने कुछ बातें बताई है, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। देखो सबसे पहले नोबेल समिति का गठन कब हुआ, एक ये प्रश्न बन सकता है। जब दोस्तों इनका जन्म हुआ था ना, अक्टूबर में ही इस पुरस्कार की क्या किया जाता है दोस्तों, घोषणा की जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है दोस्तों, तो अक्टूबर में। लेकिन इनका वितरण कब किया जाएगा दोस्तों, दिसंबर में। दिसंबर में इनकी जब पुण्यतिथि रहती है उस समय क्या की जाती है दोस्तों, घोषणा की जाती है। ये घोषणा नहीं, इनका वितरण किया जाता है। ये बात आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा, ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों। 1895 में इन्होंने क्या करी थी, इस पुरस्कार की स्थापना करी थी। तो 1895 भी याद रख लेना। 1895 में जो है नोबेल पुरस्कारों की क्या हुई, स्थापना हुई। ये बात अच्छे से आप मेंशन कर लेना। यह जो है कहाँ से है, स्वीडन से है, ठीक है। और स्वीडन ही है, यहाँ से जो है दोस्तों, यहाँ से इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है, ठीक है। पुरस्कार का जो वितरण कहाँ से किया जाता है, स्वीडन से। थोड़ा सा स्वीडन की कहानी और अच्छे से समझो दोस्तों। जब हम यूरोप में जाते हैं, ठीक है, जब हम यूरोप में जाते हैं ना, तो यूरोप में सबसे उत्तरी देश मिलेगा आपको नॉर्वे। इस प्रकार बना हुआ है नॉर्वे, ये नॉर्वे है दोस्तों। और यही नॉर्वे के जस्ट पास में आप यहाँ पर जब इसे देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्वीडन, ठीक है। इधर फिनलैंड मिल जाएगा। ऐसे सारी चीजें आपको पता है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्वे जो है यह यूरोप का सबसे उत्तरी देश है, ठीक है। और उसके जस्ट पास में है स्वीडन। तो स्वीडन से जो है दोस्तों यहाँ पर सारे पुरस्कारों का वितरण जो है, जैसे 6 पुरस्कार है, इन 6 में से 5 पुरस्कारों का वितरण कहाँ से होता है दोस्तों, स्वीडन से होता है। लेकिन जो एक पुरस्कार है जिसका नाम है शांति का पुरस्कार या पीस प्राइज जो है,
या शांति का जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार नॉर्वे से वितरित किया जाता है और नॉर्वे की राजधानी दोस्तों ओस्लो। तो ये दोनों बिंदु आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जो शांति का पुरस्कार है वो नॉर्वे से दिया जाता है, बाकी जो 5 पुरस्कार बचे हैं वो 5 पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। ये पुरस्कार कौन कौन से हैं, क्या क्या है, सारी बातें मैं अब आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। कहानी शुरू करते हैं 1901 से। 1901 से इन पुरस्कारों का क्या होता है दोस्तों, वितरण होना प्रारंभ होता है। जब 1901 में यह पुरस्कार वितरित किए जाते हैं तो उस समय यह 5 क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखो, पहला दोस्तों आप फिजिक्स ले लो, ठीक है, दूसरा आप केमिस्ट्री ले लो, तीसरा आप मेडिसिन ले लो। ये तो आपको पता है, ये आप ऐसे याद रख सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बायोलॉजी को आप मेडिसिन से जोड़ लेना, डॉक्टरी से जोड़ लेना, तो आपको यहाँ पर ये याद रहेगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पर मेडिसिन या बायोलॉजी, इतनी बात समझ में आई। 2 पुरस्कार ऐसे हैं दोस्तों, एक है शांति का पुरस्कार या जिसे पीस बोलते हैं हम, पीस या शांति का पुरस्कार, और एक है दोस्तों लिटरेचर या साहित्य। तो इस प्रकार प्रारंभिक रूप से यह कितने क्षेत्र में, 5 क्षेत्र में दिया जाता था। और यह पीस का जो है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये कहाँ से दिया जाता है दोस्तों, ये नॉर्वे से दिया जाता है ना, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। बाकी के 5 जो है ये कहाँ से, स्वीडन से वितरित किया जाता है। लेकिन एक छठा पुरस्कार भी जो है यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों, वो है इकोनॉमी का। इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है और यह जो है 1968 में इस्टेब्लिश हुआ था यह पुरस्कार, और 1969 से इसे दिया जाना शुरू हुआ। मतलब पहली बार इसको 1969 में दिया गया था, लेकिन स्थापना हो गई थी 1968 में। तो इस प्रकार एक और अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो यहाँ पर टोटल कितने, 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। यह जो है पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया, तो ये स्वेरिज की एक बैंक है दोस्तों, स्वेरिज रिक्स बैंक, और इसे इसी नाम से जाना भी जाता है। तो स्वेरिस की जो यह बैंक है, इसकी 300वीं वर्षगांठ, कौन सी दोस्तों, 300वीं वर्षगांठ पर यह पुरस्कार जो है शुरू हुआ था, ठीक है। तब से यह जो है प्रारंभ किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, प्रारंभिक रूप से 5 क्षेत्र में, फिर छठा जो है 1968 में स्थापित किया गया, 1969 से यह दिया जाने लगा। तो इस प्रकार ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। और दोस्तों 1974 से मरणोपरांत यह जो है पुरस्कार बंद कर दिया गया। मरने के पश्चात आपको यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है, 1974 तक दिया जाता था, 1974 के बाद बंद कर दिया। तो ये कुछ बात है बेसिक सी जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। और अक्टूबर में क्या होता है दोस्तों, इसकी घोषणा की जाती है, क्योंकि इसमें इनका जन्म हुआ था, और दिसंबर में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो पुण्य तिथि पर यह वितरित किया जाता है। ये 2 बेसिक बात भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। चलो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं 2024 में किन किन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। एक ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे, क्योंकि अभी आपके लिए इतने सारे नाम याद रखना सरल है, लेकिन जब आप एग्जाम में 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको वहां पर इनके नाम अच्छे से याद भी नहीं आएंगे, क्योंकि सारे नाम आपको एक जैसे मिलेंगे वहां पर, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो थोड़ा सा हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में सबसे पहले जो है मैं इसी की बात कर लेता हूँ, आर्थिक विज्ञान है ना, इकोनॉमी के क्षेत्र की बात कर लेता हूँ। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिज रिक्स बैंक पुरस्कार 2024। देखो, इकोनॉमी के इस पुरस्कार को हम स्वेरिज रिक्स बैंक पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, और यह जो है 2024 में 3 व्यक्तियों को मिला है, जिनमें एक का नाम है डेरोन एसमोग्लू, दूसरे का नाम है साइमन जॉनसन, और एक नाम है दोस्तों जेम्स ए रॉबिसन। अब नाम आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, एक ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ। लेकिन इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने बताया है कि संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है। इसके अध्ययन के लिए यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। थोड़ा सा समझना दोस्तों, अब याद कैसे करोगे। देखो, बात चल रही है इकोनॉमी की, मतलब पैसों की। तो जिन लोगों के पास पैसे होते हैं उनके बच्चे कभी डरते नहीं हैं। ये आप जानते हो कि जिसके माँ बाप के पास पैसे ज़्यादा होते हैं उनके बच्चों को ज़्यादा डर नहीं लगता है, न फ्यूचर का कि अपना क्या होगा, कैसे कमाएंगे खाएंगे, ऐसा ज़्यादा लोड रहता नहीं है। और जिनके नहीं है वो तो परेशान रहते ही है। तो यहाँ पर आपको केवल ये याद रखना है दोस्तों कि जिनके पास पैसे होते हैं, जिसके माँ बाप के पास पैसे होते हैं,
उसके बच्चों को या उनके जो सन रहते हैं उनको किसी प्रकार का डर नहीं लगता। तो यहाँ पर देखो, सन मतलब बच्चे, है ना, और क्या नहीं लगता दोस्तों, डर नहीं लगता। ठीक है, उनको क्या नहीं लगता, डर नहीं लगता। ये बात भी आप याद रखो। इनके पास होंगे क्या, पैसे। मतलब मैं पैसे की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो पैसे तो आपका इकोनॉमी के क्षेत्र में संबंध आपको याद ही आ जाएगा कि इकोनॉमी पैसे से संबंधित। डर, डेरोन, डर से याद रख लेना दोस्तों, डेरोन एसमोग्लू। और सन, जितने भी 2024 में पुरस्कार जिन जिन ने प्राप्त किए हैं उनके पीछे उनके नाम में सन कहीं भी नहीं आएगा, इसलिए आपको जॉनसन, रॉबिन्सन ये नाम याद रख लेने हैं। तो जैसे सन सन आप पीछे देखोगे, आप इकोनॉमी के क्षेत्र से उसको जोड़ लेना। बाकी अभी आप पूरा नाम यहाँ पर याद रख लीजिए, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपको यही चीज जो है उस सही आंसर तक पहुंचाने में मदद करेगी। तो ये बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, नोबेल शांति का पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। शांति के क्षेत्र की बात करा दोस्तों, निहोन हिदोनक्यू। निहोन हिदोनक्यू क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये प्रश्न बन सकता है कि यह किस देश से संबंधित है। यह संगठन जापान से संबंधित है। दोस्तों आप जानते हो, छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी आपको पता है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त दोनों डेट आप जानते हैं दोस्तों, 1945 की यह घटना है जब 1945 में अमेरिका ने जापान पर बम गिराए थे। ठीक है, एक बम का नाम क्या था दोस्तों, जो 6 अगस्त को गिराया था उसका नाम है लिटिल बम, और जो 9 अगस्त को गिराया था उसका नाम था दोस्तों फेटमैन। तो ये जो है दोनों बम जो है दोस्तों, जब किसने गिराए थे, अमेरिका ने जापान पर, तो ये दोनों परमाणु बम की वजह से जापान में इतना ज्यादा जो है दोस्तों जनहानि हुआ है, जिसका खामियाजा उनको अभी तक भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान, जर्मनी ये एक साइड थे, इटली, इन्होंने अपनी जो है शक्ति बढ़ाई, और जापान ओवर कॉन्फिडेंस में आकर जो ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, इन पर जो है क्या करने लग गया, आतिशबाजी करने लगा। इसी क्रम में जापान ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अमेरिका पर भी बम गिरा दिए थे। छोटे मोटे बम गिराए, अमेरिका 1-2 दिन बैठा, फिर अमेरिका ने 2 छोटे छोटे बम गिरा दिए जापान पर, और इस प्रकार जो है जापान, जर्मनी और इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया। पूरी कहानी आप जानते हो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की। लेकिन बम तो गिरा दिए थे अमेरिका ने, उसके बाद से जापान में इन विकिरणों से, जो हानिकारक विकिरण परमाणु बम के कारण निकलती है, उनकी वजह से आने वाली जनरेशन को भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और किसी के हाथ, कान, ये और बहुत अच्छे से उनकी जो मतलब कई बार आप देखते हो ना मानसिक स्थिति, मानसिक विकार, कई ऐसी बीमारियां उनको देखनी पड़ी। किनको, जापानियों को। इसी बात को ध्यान में रखकर जापान में एक संगठन है दोस्तों जिसका नाम है निहोन हिदोनक्यू। इसे हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन ने इस बात पर हमेशा से जो है काम किया कि किसी भी प्रकार से परमाणु बम का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, विश्व स्तर पर भी और जापान में भी। इसके साथ साथ दोस्तों शांति के क्षेत्र में इन्होंने जो जो मानव इन चीज़ों से प्रभावित हुए हैं उनको बहुत अच्छे से उनका ट्रीटमेंट दिया, उनको उनका ध्यान रखा। इस ध्यान के साथ साथ दोस्तों कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु परीक्षण ना हो, परमाणु बम से किसी प्रकार से कहीं ये युद्ध ना हो, इन सारी बातों पर अच्छे से क्या किया है, काम किया। इनको रोकने के लिए जापान की सरकार जो है कभी परमाणु का प्रयोग ना करे, इस पर भी उन्होंने हमेशा जो है सक्रियता रखी। और इसी बात को ध्यान में रखकर हाल ही में 2024 का जो है शांति का नोबेल पुरस्कार इस संगठन को दिया गया है। तो यह संगठन परमाणु निषेध पर काम करता है कि परमाणु का किसी प्रकार से प्रयोग ना हो। तो इस प्रकार इन्होंने शांति बनाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर ये कहानी आपको मैंने इसीलिए बताई कि आपको थोड़ा सा याद रहे कि जापान किस तरह प्रभावित हुआ और उसने परमाणु पर किस प्रकार से रोक लगाई, और इसी बात में महत्वपूर्ण रोल निभाया निहोन हिदानक्यू ने, जिसे हिबाकुशा के नाम से जानते हैं। और इसी संगठन को हाल ही में 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये कहानी आप थोड़ी सी यहाँ पर देख लेना। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया गया है। अगला पुरस्कार भौतिकी में दिया गया है। 2024 में भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। दोस्तों इन्होंने ऐसी आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाती है, उस क्षेत्र में काम किया है। तो यहाँ पर 2 नाम हॉपफील्ड है और जेफरी हिंटन, 2 नाम है आपके सामने भौतिकी। थोड़ा सा याद रखना, भौतिकी को दोस्तों भूत समझ लेना, और जब भी व्यक्ति को भूत दिखता है तो वो फील्ड में भागता है,
और जब वो फील्ड में भागता है तो वो क्या करेगा, हांफने लग जाएगा, मतलब उसकी सांस जो है फूलने लग जाएगी। दोनों में से एक नाम भी आपको क्लिक हो गया तो आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। तो हाफ फील्ड जो है याद रख लेना, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं और जेफरी हिंटन भी जो है इन्हीं के साथ इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर यह पुरस्कार आप इस प्रकार याद रखना है आपको। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रूकुन, यहाँ पर भी दो नाम है, अगर एक नाम भी याद रख लिया तो आपका काम हो जाएगा। माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमयन में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है अपनी, ठीक है, किसमें, माइक्रो आरएनए की खोज में। दोस्तों नाम क्या है, विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रूकुन। ये है विक्टर एम्ब्रोज और ये है गेरी रूकुन, दो नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। लेकिन आप इस नाम को याद रखो, मेरे ख्याल से आप इसको याद रखो विक्टर, और विक्टर की जगह लगा दो डॉक्टर। और डॉक्टर किस क्षेत्र में काम करता है दोस्तों, मेडिसिन में काम करता है। तो आप इस प्रकार से इस तथ्य को याद रख सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई अलग ट्रिक बनाई है या आपको किसी अलग ट्रिक के माध्यम से याद रह रहा है तो आप उसको भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो। बस आपको क्या करना है, सही आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये कुछ बात है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन से संबंधित है। अगर मैं रसायन की बात करूँ दोस्तों तो रसायन में 3 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। डेविड बेकर, जिन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। एक नाम है हेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर। ये दो अलग व्यक्ति है जिन्होंने प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी की है और इन्हें इसलिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो टोटल 3 व्यक्ति है, डेविड बेकर, हेमिस हसाबिस, जॉन एम जम्पर, इन दोनों को साथ में मिला है और डेविड बेकर को अलग मिला। अब बेकर को ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, बेकरी। अब बेकरी में रसायन का प्रयोग होगा ही सही, तो आप यहाँ पर बेकरी को बेकर से याद रख सकते हो और यहाँ रसायन से संबंधित है, इसको इस प्रकार याद रख सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों जम्पर और हसाबिस, इन दोनों को भी आपको रसायन से संबंधित नोबेल पुरस्कार से याद रखना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों साहित्य में नोबेल पुरस्कार। ये तो साहित्य का तो अलग ही आपको समझ में आ जाएगा। कोरिया की ये लेखिका है दोस्तों जिनका नाम है हांगकांग, और इन्होंने एक उनके जो गद्य जो थे, उनके जो काव्य थे, उसमें इन्होंने ऐतिहासिक आघात जो है उनका सामना करने वाली बातों को मेंशन किया है और मानव जीवन की नाजुकता को बताने का प्रयास किया है। किन्होंने, इनका नाम है दोस्तों हांगकांग और ये कोरिया की है। ये नाम आप अलग से याद रख सकते हो, इसमें ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न भी देख लेते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। मान लो आपने 2024 के सारा जो है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें रेडी कर ली, लेकिन उसने ट्रेडिशनल या ऐसे प्रश्न पूछ लिए जो जो बेसिक थे, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। तो एक बार उनको हम अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं। देखो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया, मलाला यूसुफजई। दोस्तों पाकिस्तान की महिला है, 16 वर्ष की आयु में इन्होंने शांति के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जॉन बी गुड इनफ, यह जो है रसायन से संबंधित है और इन्होंने रसायन के क्षेत्र में यह सबसे अधिक उम्र में पुरस्कार प्राप्त किया था। सबसे ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली संस्था कौन सी दोस्तों, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है दोस्तों, इसे 3 बार यह पुरस्कार दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जो लोग क्षतिग्रस्त हुए थे, उन लोगों के जीवन को फिर से सुधारने का इसने प्रयास किया, ट्रीटमेंट दिया। और एक व्यक्ति थे हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट ने ही जो है इन पुरस्कारों का क्या किया था, शुरुआत किया था। देखो 1917 में पहली बार, 1944 में दूसरी बार और 1963 में इन्हें तीसरी बार यह पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे पहले भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्रदान किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए जो है यह पुरस्कार प्राप्त किया था, और ये भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो सीधे सीधे एग्जाम में आए हैं और आने की संभावनाएं भी है, ठीक है। तो नोबेल प्राइज पाने वाले ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति तथा ऐसे भारतीय जिन्होंने भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे मैं साहित्य के क्षेत्र की बात करूंगा तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में, क्योंकि इन्होंने दोस्तों गीतांजलि की रचना की थी, अभी हमने बात कर ली। 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन जी ने 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था दोस्तों। सीवी रमन, इन्होंने रमन प्रभाव दिया था, आप जानते हो इनके बारे में अच्छे से। फिर दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद जी खुराना जो है, इन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में यह पुरस्कार प्राप्त किया था। इस प्रकार 1979 में मदर टेरेसा ने शांति के क्षेत्र में, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा दी थी, इसके लिए इन्होंने फिजिक्स में यह पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ये दूसरे ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्राप्त किया।
फिर 1998 में अमर्त्य सेन जो है इन्होंने इकोनॉमी के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्राप्त किया। 2009 में वेंकटरमन रामाकृष्णन ने केमिस्ट्री के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्राप्त किया। 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी ने शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और 2019 में अभिजीत बैनर्जी ने इकोनॉमी के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्राप्त किया। तो इस प्रकार भारत के ये 9 व्यक्ति है जिन्होंने क्या है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। यहाँ पर ये बात भी अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। चलो अब थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, 2 बार नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला है। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं मैडम क्यूरी की। मैडम क्यूरी ने भौतिकी के क्षेत्र में 1903 में और रसायन के क्षेत्र में 1911 में यह पुरस्कार प्राप्त किया था। ये बात आपको याद होनी चाहिए। जॉन बर्डीन ने दोस्तों भौतिकी में दोनों बार जो है भौतिकी के क्षेत्र में प्राप्त किया इन्होंने, पहला 1956 में, दूसरा 1972 में। तीसरा दोस्तों यहाँ पर फ्रेडरिक सेंगर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रसायन के क्षेत्र में 2 बार यह पुरस्कार प्राप्त किया, 1958 में और 1980 में। फिर अगला नाम है लिनुस पॉलिंग। इन्होंने रसायन विज्ञान में 1954 में यह पुरस्कार प्राप्त किया और शांति के क्षेत्र में 1962 में यह पुरस्कार प्राप्त किया था। तो यह ऐसे चौथे व्यक्ति थे। और 5वें व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति कौन है दोस्तों, जिनका नाम है बेरी शार्पलेस, जिन्होंने रसायन विज्ञान में यह पुरस्कार प्राप्त किया था। 2001 में भी यह प्राप्त किया इन्होंने रसायन में, और 2022 में भी इन्होंने रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इस प्रकार 5 ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इस प्रकार दोस्तों हम ऐसी संस्थाएं एक बार फिर देख लेते हैं जिन्होंने यहाँ पर 2 बार या 3 बार जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी की या रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की, तो इसने 1917 में, 1944 में और 1963 में यह पुरस्कार प्राप्त किया है। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरेंट नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी और मुख्यालय दोस्तों इसका कहाँ है, जेनेवा है। याद रखना, सीधे सीधे आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है रेड क्रॉस सोसाइटी ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। आपके सामने 4 डेट रहेगी जिनमें 3 ही रहेगी और एक अन्य रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। अगला दोस्तों, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यक्रम कार्यालय, जिसका नाम UNHRC के रूप में हम जानते हैं, इसे शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था दोस्तों, 1954 में और 1981 में। स्थापना 1950 में हुई। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा है। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर लेना, ये बात आप यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। तो दोस्तों आज की हमारे इस क्लास में हमने 2024 में जिन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनको अच्छे से देखा है। इसके साथ साथ दोस्तों हमने जो हमारे भारत के और भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहली बार जो है इन पुरस्कारों को प्राप्त किया है उनके बारे में अच्छे से पढ़ा है। इसके साथ साथ दोस्तों हमने अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के बारे में बहुत अच्छे से समझा है, ताकि हम जिस पुरस्कार के बारे में पढ़ रहे हैं उस पुरस्कार के बारे में थोड़ा समझ पाए, जान पाए, उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा जान पाए जिसने इतना सारा परिश्रम किया, इतनी सारी जो है चीज़ें यहाँ पर देखी अपने जीवन में, और जिस व्यक्ति ने अपने भाइयों को खोया, अपने माता पिता की ऐसी स्थिति देखी जो आर्थिक रूप से क्या थी दोस्तों, पूरी तरीके से लगभग बहुत नीचे स्तर पर थी, लेकिन आज विश्व स्तर में उसी व्यक्ति के नाम से मतलब दुनिया में अगर देखा जाए अगर सबसे महंगा कोई पुरस्कार है तो वो यही है दोस्तों। 7 करोड़ लगभग मतलब 7 करोड़ और 36 लाख रुपए जो है इसमें यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। एक समय में उनके पास मेडिसिन के लिए भी क्या नहीं थी, दवाई नहीं थी। आज उसी व्यक्ति के नाम पर जो है इतना बड़ा पुरस्कार, इतनी राशि प्रदान करता है। तो हमारे लिए ये थोड़ा सा चिंतन का विषय था जिस पर हम अच्छे से समझे, अच्छे से इनके बारे में जाने। तो आज की क्लास में हमने ये सारी बातें अच्छे से देखी। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।